नमस्कार नमस्कार। मैं राकेश चौहान एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तभी में एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से अपने भारतीय इतिहास को कर रहे थे। इस कड़ी में अपनों ने जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी राजवंश रहे उनकी एक बड़ी चर्चा कर ली। फिर बात रही कुछ छोटे मोटे राजवंशों की, उसकी चर्चा कर रही हैं। इसके अंतर्गत अपनों ने राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ी थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसके अंतर्गत अपनों ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन कर लिया था। फिर बात रही परमार वंश की। तो आज जो अपना अध्ययन का बिंदु रहने वाला है वो परमार वंश है साहब। कौन सा? परमार वंश। परमार वंश, या मैं कहूं परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी आज अपने अध्ययन का प्रमुख बिंदु है। परमार, पहले इस शब्द की व्याख्या करेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, फिर इसके जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासक है अपने एग्जाम की दृष्टि से उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो परमार है, परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाला। शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला कौन कहलाता है? परमार। ये परमार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है साहब। ठीक है, परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो शत्रुओं को मारने वाला, विनाशक। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमार वंश, तो परमार वंश की अनेक शाखाएं अपने भारत के अंदर रही थी। राजस्थान के अंदर भी एक आबू की शाखा, आबू के परमार पड़ती हैं अपनी। ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा योगदान नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इसलिए इनकी चर्चा भी कम की जाती है। अगर मैं बताऊं परमार वंश के बारे में तो एक बड़ा ही शानदार वंश था। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। तो साहब, जो राजा भोज हैं वो यही भोज परमार है। इसी वंश के एक प्रमुख राजा हैं राजा भोज, जिनकी अपनी बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो परमार शब्द का अर्थ बता दिया कि शत्रुओं को मारने वाला। तो इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं राजस्थान और भारत के अंदर थी साहब, जिसमें से एक शाखा बड़ी ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वो अपने को पढ़नी ही पढ़नी है। कौन से साहब? तो वो पढ़नी है आज अपने पढ़ेंगे मालवा के परमार। आज मालवा के परमार का अध्ययन करने वाले हैं कि मालवा के परमार कौन थे, कहां से आए थे, इनका इतिहास क्या रहा था, उन्होंने किस प्रकार भारतीय राजनीति में अपने जो वंश है इसका विस्तार किया, इसके प्रमुख रूलर या मैं कहूं शासक कौन कौन से थे, इसकी बड़ी ही शानदार चर्चा करने वाले हैं। तो साहब, अब बात करते हैं मालवा के परमार वंश की। इससे पहले थोड़ी सी अगर मैं बात करूं इनकी उत्पत्ति की, इनकी उत्पत्ति कैसी भी थी। तो जब अपनों ने राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ी थी, अपना एक टॉपिक है जो मैंने करवा दिया है, राजपूतों की उत्पत्ति। उसके संदर्भ में मैंने बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक मंत्र हैं। जैसे बात करूं, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी हैं, हीरा शंकर गौरीनंद ओझा जी हैं, और सबसे बड़ा फेमस जो चंद्र का एक सिद्धांत है, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो चंद्र बरदाई का जो अग्निकुंड सिद्धांत है, जो अग्निकुंड सिद्धांत है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार जो परमार वंश है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी साहब? अग्नि से हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं तेजपाल अभिलेख, तेजपाल अभिलेख मिलता है अपने को, तेजपाल और उदयपुर प्रशस्ति प्रशस्ति इनके अनुसार जो परमाणु की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी उत्पत्ति की चर्चा कर लेते हैं। कभी कभार प्रश्न आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा राजवंश कहां से आया है, इसका इतिहास क्या है। ठीक है साहब, तो मालवा के परमार वंश की बात कर रहे हैं। तो परमार मालवा के अंदर मैं बात कर रहा हूं लगभग 10वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो मालवा के अंदर जो गुर्जर प्रतिहार थे अपने, उनकी शाखा का अंत हो चुका था। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमार कहां से थे, तो आपने एक नाम सुना होगा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये भी एक दक्षिण भारत का बड़ा ही शानदार वंश है। इसकी चर्चा आगामी दिनों में अपने करने वाले हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी 756 ईस्वी के अंदर। एक दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने, कल्याणी का एक चालुक्य था जिसकी हत्या कर इसकी स्थापना की थी साहब, इसकी भी चर्चा करेंगे अपने। तो राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? ये सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश के जो राज्य थे उन पर राज किया करते थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपने एक स्वतंत्र जो राजवंश है
उसका अस्तित्व भारतीय राजनीति में लेकर आए। तो ये सब कुछ बातें थी इस परमार डायनेस्टी की, जो आरंभिक बातें थी, कहाँ से आए थे, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनकी शाखाएं कितनी रही, तो ये कुछ चर्चा थी। अब मैं बात करता हूँ परमार वंश, मालवा के परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक की। सबसे पहले बात आता है परमार वंश। परमार वंश, देखो कोई भी राजवंश है, इसका एक निश्चित संस्थापक होता है और एक वास्तविक संस्थापक होता है। देखो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक अलग अलग होते हैं, हो सकता है दोनों एक हो। कैसे भी, संस्थापक तो वो होता है जो उस वंश या उस क्षेत्र में किसी जाति या किसी राजवंश की स्थापना करता है। भी कोई राजवंश की किसी क्षेत्र में स्थापना करेगा, वो तो संस्थापक हो गया। और वास्तविक संस्थापक वह होगा जो उस राजवंश की सीमाओं का विस्तार करेगा, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने राज्य की राजनीतिक सीमाओं का जो व्यक्ति विस्तार करेगा, उसको अपने वास्तविक संस्थापक बोलते हैं साहब। तब बात कर रहे हैं परमार वंश के संस्थापक की। संस्थापक परमार वंश का संस्थापक कौन था साहब? तो ये था कृष्णराज। कृष्णराज, और जिसे एक नाम और दिया जाता है उपेंद्र। कृष्णराज या उपेंद्र परमार वंश का क्या था साहब? संस्थापक था, द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, इसी बात को नहीं भी। परमार वंश का संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र था। कृष्णराज उपेंद्र एक ही व्यक्ति का नाम है साहब, जिसने लगभग 790 के अंदर जो मालवा का क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक परमार वंश की स्थापना कर दी थी साहब। इसका खुद का टाइम पीरियड 790 से लेकर 815 तक रहा था। कृष्णराज उपेंद्र, द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है साहब। तो परमार वंश का संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र 790 में मालवा के क्षेत्र में एक नए राजवंश की भारतीय जो राजनीति है इसके अंदर अस्तित्व आया, जिसका नाम है परमार वंश। अब देखो 790 से लेकर 815 तक इसका शासन रहा। आने वाले बहुत से समय तक कोई खास नाम नहीं हुए, या मैं कहूं कोई बड़े मुद्दे या बड़े नाम नहीं हुए जिनकी अपने इतिहास में चर्चा कर सकें। देखो साहब, इतिहास उन्हीं को पढ़ता है जिन्होंने कुछ खास किया हो। इतिहास उन्हीं को पढ़ता है, सभी को अपने भी नहीं पढ़ते हैं। तो इस कृष्णराज या उपेंद्र के पश्चात कोई बड़ा नाम नहीं आया। चलता गया लगभग 100 से भी अधिक समय हो गया। फिर बात आई 945 एडी या 945 ईस्वी की बात आई साहब, 945 की। तब एक स्वतंत्र शासक जो कृष्णराज था, राष्ट्रकूटों का सामंत था, कोई बड़ी उपाधि नहीं ली, इसका मतलब वह एक सामंत ही था। इसके नीचे कार्य क्या करता था, परंतु जो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक है, द रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, यानी परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? वो अपना है सीयक, या इसको श्री हर्ष भी बोला जाता है, सीयक या श्री हर्ष। देखो नाम अटपटा है, याद करना पड़ेगा, 3-4 नाम है, ज्यादा को नहीं, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। तो साहब परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो सीयक है या श्रीहर्ष था साहब। ठीक है, इसने 945 ईस्वी के अंदर मालवा की राजगद्दी पर बैठा और इसका टाइम पीरियड 945 से लेकर 972 तक रहा। इसने अपनी राजनीतिक सीमाओं का आसपास के क्षेत्र में विस्तार किया, इसलिए अपने इसको द रियल वास्तविक फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार जो राज सत्ता है इसका वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। अभी अपन ने 2 व्यक्तियों की चर्चा की, एक की बात की मैंने संस्थापक की, भी एक संस्थापक की बात की, संस्थापक पढ़ लिया अपन ने। फिर बात आई रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक की, तो वो कौन था? सीयक या श्री हर्ष था। ठीक है, यहां तक दिक्कत मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में इसके 2 पुत्र थे, हुए किसके? सीयक या श्रीहर्ष के। कौन कौन से? एक का नाम है मुंज और एक का नाम है सिंधुराज। इसके 2 पुत्र हुए मुंज या सिंधुराज।
इसमें जो सबसे बड़ा पुत्र जो मुंज था, उसने एक उपाधि धारण की थी वाकपति। वाकपति सेकंड की उपाधि धारण की थी वाकपति मुंज। इसका पूरा नाम मिलता है वाकपति मुंज, जिसने 972 से लेकर लगभग 994 या 95 तक क्या किया था साहब, शासन किया था। इसको इसका बहुत बड़ा वर्णन है, जितना कहीं उतना कम है। कभी कभी अफसोस होता है कि इतना महान शासक, प्राचीन इतिहास का एक बड़ा नाम जो वाकपति मुंज है, आधुनिक इतिहासकारों ने इसकी चर्चा बहुत कम की है। चलो खैर छोड़ो, ये उनकी अपनी चर्चा है, अपना मुद्दा है। ये अपने पढ़ना है वाकपति मुंज 972 से लेकर 994 तक इसने मालवा की गद्दी पर शासन किया था साहब। ठीक है, ये खुद एक बहुत बड़ा कविकार था, बहुत बड़ा कविकार था, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखतो। यानी इसने एक ग्रंथ लिखा था साहब, कौन सा, मुंज मुंज प्रतिदेश। प्रतिदेश एक ग्रंथ लिखा था वाकपति मुंज ने, कौन सा, मुंज प्रतिदेश। ये किससे संबंधित है, तो ये जियोग्राफी, भूगोल से संबंधित एक ग्रंथ है, कौन सा, मुंज प्रतिदेश। मुंज प्रतिदेश बहुत बड़ा नाम है। इसके दरबार में बहुत शानदार शानदार कवि रहते थे। इनमें अगर मैं बात करूं, जैसे पद्मगुप्त, पद्मगुप्त और धनंजय। धनंजय, पद्मगुप्त और धनंजय दो बड़े नाम जो इस वाकपति मुंज के दरबार में विराजा करते थे। इनकी एक एक पुस्तक है, उनका नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, क्योंकि इनकी पुस्तकें ही जो अपने इस परमार डायनेस्टी है, परमार राजवंश है, इसके विस्तृत इतिहास के बारे में अपने को अवगत कराती है। तो साहब इसने एक नवसाढ़ चरित, नवसाढ़ चरित नामक एक पुस्तक लिखी थी, किसने, पद्मगुप्त ने। और धनंजय ने 10 रूपक लिखा था। धनंजय ने 10 रूपक नामक एक क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। इसने अपने, मैंने कहा भी एक बड़ा नाम है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसके समय क्या हुआ कि कलचुरी, कलचुरी त्रिपुरी के अंदर पड़ता है साहब। एक त्रिपुरा है और एक क्या है, त्रिपुरी है। त्रिपुरी अपने दक्षिण भारत के अंदर पड़ जाती है ना। इसके समय कलचुरी नरेश और जो अपने चालुक्य हैं, चालुक्यों का तेलप सेकंड, चालुक्यों का तेलप सेकंड, इन दोनों ने संगठन बनाकर इस वाकपति मुंज पर क्या किया था साहब, आक्रमण किया था। उल्लेख मिलता है कि वाकपति मुंज ने इस तेलप द्वितीय को 6 बार, 6 टाइम, 6 बार इसको हराया था, बुरी तरह हराया था। परंतु गलती एक रही, इसको जाने दिया, छोड़ दिया। इसने भी इसको अच्छा इनाम दिया। जो 7वां युद्ध हुआ तेलप सेकंड और मुंज के मध्य, उसमें तेलप सेकंड ने मुंज को हरा दिया, परंतु इसने बख्शा नहीं, इसने बख्शा नहीं। इसने इस मुंज की क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना। तेलप सेकंड और वाकपति मुंज के मध्य 7 युद्ध हुए। 6 में वाकपति मुंज जीतता गया, छोड़ता गया, जीतता गया, छोड़ता गया। परंतु जब तेलप सेकंड युद्ध जीता, इसने वाकपति मुंज को बंदी बनाया और वहीं इसका काम तमाम कर दिया। तो वाकपति मुंज की हत्या लगभग 994 या 95 ईस्वी के अंदर कर दी, किसने, तेलप द्वितीय ने। तो ये कुछ खास बातें थी वाकपति मुंज की। किसके दरबार में दो महान कवि पद्मगुप्त और धनंजय, इनकी पुस्तकें नवसाढ़ चरित और 10 रूपक थी, जिनसे अपने को परमार राजवंश की एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वाकपति मुंज के पश्चात उसका छोटा भाई सिंधुराज राजा बना था। सिंधुराज राजा बना था। सिंधुराज, सिंधुराज कोई खास काम नहीं। जो पद्मगुप्त था, जो पद्मगुप्त था, इसने भी इसके दरबार में कार्य किया था, कोई बड़ा नाम नहीं है। इसने सिर्फ 6 साल शासन किया। 6 साल के बाद अगला जो शासक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अब भोज परमार की। मैं बात कर रहा हूं राजा भोज, राजा भोज या भोज परमार एक ही बात है। भोज परमार बहुत बड़ा नाम है। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक इसने मालवा की राजगद्दी पर शासन किया। इसके युग को मैं जो परमार राजवंश है, इसका स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसका स्वर्णकाल भी कहा जाता है,
क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, परंतु ये एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसने चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, इसलिए इसको कविराज की उपाधि प्राप्त है। राजा भोज को कविराज कहा जाता था, कवियों में सर्वश्रेष्ठ कविराज भी कहा जाता था। इसके दरबार में भी बहुत बड़े बड़े नाम विराजा करते थे, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान था। अब इसके समय क्या होता है, इसके समय वही कलचुरी कलचुरी और चालुक्य, इस बार जो चालुक्य हैं वो गुजरात का एक स्थान है अनिहिलवाड़। अनिहिलवाड़ अपने पढ़ेंगे जब गुजरात, तो गुजरात की जो प्रारंभिक राजधानी रही वो अनिहिलवाड़ रही थी। अब जो वर्तमान राजधानी है अहमदाबाद, अहमदाबाद की स्थापना 1413 ईस्वी के अंदर अहमद शाह ने की थी। उसके बाद में अहमदाबाद राजधानी बनी थी गुजरात की, उससे पहले अनिहिलवाड़ थी। तो अपने जब चालुक्य, जो अगला टॉपिक चालुक्य आएगा, चालुक्य की 3-4 शाखाएं थी, जैसे कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और अनिहिलवाड़ के चालुक्य। तो इसी के अंतर्गत अनिहिलवाड़ के जो चालुक्य थे, इनका एक शासक था भीमफस्ट। भीमफस्ट राजा भोज ने इस भीमफस्ट पर आक्रमण किया और भीमफस्ट को क्या किया, हरा दिया, यहां से अपार धन संपदा लुटी। जो मालवा के जो परमार है, मालवा के जो परमार है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही वो उज्जैन थी। उज्जैन के बाद राजा भोज ने क्या किया, धार पड़ता है साहब एमपी के अंदर, धार या धारा एक ही बात है। एमपी के अंदर बड़ा फेमस स्थान है, जब अपनी माही नदी, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक नदी आती है माही नदी, जो अपने कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, तो उस माही नदी का उद्गम स्थल भी धार के पास महेंद्र झील से होता है। तो अपने जियोग्राफी और हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो परमार राजवंश की जो राजधानी उज्जैन रही, आगे जाकर इस राजा भोज ने धार एमपी को अपनी क्या बना ली साहब, राजधानी बना ली, अर्थात राजधानी को स्थानांतरित किया। अगर बात करूं परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, भोज के समय धार बन गई। तो इसने, राजा भोज ने इस भीमफस्ट पर आक्रमण किया, इस आक्रमण में भीमफस्ट हार गया और इसके जो गुजरात का क्षेत्र है उस पर भयंकर तरीके से इसने क्या की, लूटमार की और अपने क्षेत्र में वापस आ गया। गलती इसने भी वही की, इसको छोड़ दिया। इसने क्या किया, कलचुरी और जो चालुक्य है, कलचुरी और जो चालुक्य शासक भीमफस्ट है, इन दोनों ने एक संगठन बनाया, स्ट्रेंथ बनाई, ठीक है। और इन दोनों ने राजा भोज पर एक संगठन के साथ क्या किया, आक्रमण किया, इकट्ठा आक्रमण किया। तो राजा भोज इस युद्ध में हार जाता है, मारा जाता है। और इसकी जो धार राजधानी है, जो इसने धार राजधानी बनाई थी, कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, खजाना बहुत था। तो इस भीमफस्ट और जो कलचुरी नरेश है, इन्होंने इस धार राजधानी को खूब लूटा और जो जितना भी खजाना मिला उसको अपने साथ ले आए। तो ये कुछ 3-4 शासक थे। कृष्णराज उपेंद्र, ठीक है, जो संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो वाकपति मुंज रहा, मुंज के बाद में सिंधुराज पड़ा, सिंधुराज के बाद में राजा भोज पड़ा। तो ये कुछ 3-4 ही नाम है। परमार वंश ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा सा राजवंश है, परंतु इसके शासकों की जो वीर गाथाएं हैं वो अपने आप में बड़ा मुद्दा रखती है। तो साहब ये अपना परमार वंश था। तो ये परमार वंश के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनकी चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्द ही इस इतिहास की कड़ी को आगे लेकर चलते हुए आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।